हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भले ये छोटा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% पूछता है और काफी कम चैप्टर है। ठीक है, काफी छोटा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछेगा ही और निर्धारित है कि इसमें से आपका कौन सा टॉपिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखे मेरे प्यार बच्चों, जितना करवा दूंगा इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। तो ये फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यार बच्चों, और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है प्यारलाल, और साथ में बेल आइकन जरूर नोटिफिकेशन दबाना है। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा छोटा है, तो ये चैप्टर में दिए जाने वाला हर एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या चाहे वो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए, काफी ज्यादा छोटा और काफी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये शुरुआत करते हैं मेरे प्यारलाल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग नाम से ही जानते होंगे प्यारलाल काम के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इससे आप लोग कल्पना कर सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग। नाम से पता चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखो ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग होता है जिसमें विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग जो होता है एक दूसरे के लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे ये फिगर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा तो हम आपको समझा देंगे। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग होता है, वैसा तरंग होता है जैसे विद्युत जो विद्युत तरंग जो होता है, जो विद्युत तरंग जो होता है, चुंबकीय तरंग जो होता है, परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होता है। अब ये आप लोग देख के नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारलाल। ये आपका इस प्रकार से आपका क्या लाइन ड्रॉ है। ठीक है, इस पर विद्युत विद्युतीय तरंग भी है और चुंबकीय तरंग भी है। विद्युतीय तरंग देख लो, ये वाला आपका है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत तरंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू वाला, और ये जो दिया गया मैग्नेटिक दोस्तों आपका देखें मैग्नेटिक तरंग है। यानी कि आपको पता चला ये जो ब्लू वाला इस प्रकार से आपका जो चल रहा है मेरे पहले तरंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तरंग ये हो गया। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखो विद्युत तरंग, यानी कि विद्युत तरंग जो हो गया इस कलर से जो है प्यारा, देखो ब्लू कलर में मैं कर देता हूँ, ध्यान देना। इस प्रकार से जो कलर चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जो कलर चल रहा है, देखो यहाँ से ये जो इस प्रकार से आपका कलर चल रहा है मेरे प्यारे लाल, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो कलर चल रहा है, ठीक है, ब्लू कलर वाला, ये जो है विद्युत तरंग है। ठीक है, और जो चुंबकीय तरंग जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाल वाला जो तरंग चल रहा है, ठीक है, लाल वाला तरंग कौन है? नीचे से आपका चल रहा है। देख लो यहाँ से आपका नीचे से चल रहा है, यानी इस प्रकार से जो तरंग जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाल वाला जो हुआ हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला तरंग हो गया। यानी कि आप लोग परिभाषा देखिएगा तो वैसा तरंग है जिसमें विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होता है। तो एक दूसरे के क्या ये लंबवत गति कर रहे हैं कि इधर से जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और एक इधर से जा रहा है आपका मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, इस प्रकार से आपका जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग फिगर के माध्यम से समझ सकते हो एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये उस प्रकार से आपका गया, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, और ये लाल वाला आपका इस प्रकार, यानी एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, इस कारण से ये उत्पन्न हो रही है। इसे को विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। एक बार आराम से पढ़ लीजिए परिभाषा, विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग है जिसमें विद्युत तरंगे, जो ये विद्युतीय तरंग आपको दिख रहा है ब्लू कलर वाला, विद्युतीय तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के क्या, एक दूसरे क्या करता है? लंबवत गति करता है। देख सकते हो यहाँ से आपको लंबवत गति इस पर मिल रहा है। ठीक है, ये आपका लाइन है जिस पर आपका विद्युतीय और चुंबकीय तरंगे क्या है? एक दूसरे के लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। आसान है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। ये जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। आराम से आप लोग परीक्षा में लिख लेना, आ जाएगा तब। अब इसका गुण देख लो, गुण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गुण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, लेकिन उसमें गुण जो होता है सबसे ज्यादा आपका परीक्षा में आता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, चलो ये देख लो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण जो है वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, देख रहा है कि नहीं साफ साफ, एक बार देख लेते हैं। चलो दिख रहा है, आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? देखिए यहाँ से आपका गुण पहले जान लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रास तरंगे होती है, यानी कि जो तरंग इस प्रकार से चलते तो समझिए अनुप्रास तरंगे ही होते। ठीक है, इस प्रकार से आपका चल रहा है, इस प्रकार से आपका चल रहा है क्या?
ये आपका चला इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, और इस प्रकार से आपका मैग्नेटिक चल रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, देखो प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होता है, और ये वाला जो तरंग होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, देखो इन तरंगों के लिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंग चलता है इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ये चल रहा है तो बस लंबवत गति के कारण जो है पैरेलल इस प्रकार से आपका चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लंबवत इस प्रकार से चलता जा रहा है। तो इसके लिए जो है कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी माध्यम में चल सकता है, ठीक है। इसके लिए माध्यम आवश्यकता नहीं है कि कौन माध्यम रहेगा, निर्वात रहेगा, ये वो रहेगा, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं माध्यम का। चलो यहाँ पर देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये नीचे वाला आपको पता है मेरे प्यारे, मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है तो ऊपर वाला आपका विद्युतीय क्षेत्र है, यानी कि एक दूसरे पर ये डिपेंड कर रहे हैं, तभी ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये तरंग एक दूसरे के लंबवत होती है, सही बात है। देख लो यहाँ से आपको आप थोड़ी देर पहले फिगर दिखाए थे, उससे आप लोग समझ सकते हो ये एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो लंबवत गति कर रहे हैं मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपका लंबवत गति कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखता नहीं है कि लंबवत गति कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के जो है लंबवत गति ही कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये गुण आपको याद रखना है। यह तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, अगर ये तरंगों में आवेश होता, ठीक है, ये तरंग में आवेश होता है नहीं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। ये जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अगर आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों तो कॉलिंग वगैरह जो होता है ना उसमें झटका लगता है, अगर इसमें आवेश होता है, चार्ज होता था, क्योंकि तरंग के माध्यम से ही फोन वगैरह लगता है, ठीक है। सब तरंग का ही कमाल है, वेव का जरिया ही होता है ये सब, इससे ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इस पर ये खास आपको याद रखना, 3 गो आपका गुण परीक्षा में पूछा था, उससे ज्यादा नहीं पूछा था, आपको कोई 3 गो याद रखना, अधिक से अधिक 3 गो पूछेगा, लेकिन मिनिमम 2 गो गुण पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से लिख लेना, देख लो 2 गो गुण आपको आराम से याद रहेगा 6 गो में, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से थोड़ा आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये आपके 2 नंबर परीक्षा में पूछा जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसकी आवृत्ति सबसे कम होता है, किसका आवृत्ति सबसे कम होता है, किसका अधिक होता है, किसका तरंग कम होता है, सारा ट्रिक से देख लो। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, विद्युत चुम्बकीय तरंग या आवृत्ति को बढ़ते या घटते क्रम में जो सजाएंगे तो उसी को हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग या आवृत्ति को अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग और आवृत्ति को या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाया जाए तो इस व्यवस्था को हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य का क्रम देख लो कैसे आपका होता है। तो यहाँ से देख लो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होता है, देख सकते हो ये फिगर बढ़िया से मैं लगा देता हूँ, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है इससे, ठीक है। देख लो यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का क्रम और आवृत्ति का क्रम देखो यहाँ पर इस प्रकार से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका आवृत्ति क्या हो रहा है, तो इसका आवृत्ति घट रहा है, देख सकते हो आवृत्ति यहाँ पर देख सकते हो, यानी सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होता है गामा किरण का कितना होता है वो भी बताऊंगा। पहले ये जानो कि सबसे ज्यादा जो आवृत्ति होता है यहाँ पर गामा किरण का होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी आवृत्ति कम होती जाएगी, यानी कि सबसे कम जो आवृत्ति होता है वो रेडियो तरंग का होता है। क्या होता है, सबसे कम जो तरंग आवृत्ति जो होता है रेडियो तरंग का होता है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस तरह पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका तरंग दैर्ध्य घटते क्रम में आएगा, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण का होता है और सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंग दैर्ध्य का होता है। ये फिगर आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर जो आवृत्ति है सबसे ज्यादा है गामा किरण का और सबसे कम आवृत्ति घटते क्रम में यहाँ पर रेडियो तरंग का होता है और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो रेडियो तरंग का होता है। और दोस्तों ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम मिलेगा, जिससे आपको पता है कि गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव कैसे परीक्षा में पूछ सकता है, या तो परीक्षा में आपका पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का किसका जो आवृत्ति होता है सबसे अधिक होता है। तो आवृत्ति का बात जैसे पूछे कि आवृत्ति सबसे अधिक किसका होता है, तो आवृत्ति देखेंगे यहाँ पर है, यानी कि गामा किरणों का आवृत्ति सबसे ज्यादा है, यानी जाहिर सी बात है जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है उसका जो आवृत्ति है सबसे कम है। जैसे यहाँ पर देखो इसका तरंग दैर्ध्य रेडियो का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से देख रहे हो आवृत्ति सबसे कम है, क्योंकि आवृत्ति कह रहा है कि इस प्रकार से जितना लास्ट में पहुंचोगे वहां पर आवृत्ति सबसे कम होगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो गामा किरण होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आवृत्ति क्या होता है सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का माप यहाँ से दिख रहा है, यहाँ हो गया तो सबसे कम यहाँ पर होगा। थोड़ा सा फिगर आपको समझने की जरूरत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 को होता है। पहला गामा किरण होता है, एक्स किरण होता है, परावैंगनी किरण होता है, दृश्य किरण होता है, अवरक्त किरण होता है, और इसके बेस में आप लोग जान सकते हो सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, ये वाला भी आपका होता है एक सूक्ष्म तरंग है। ठीक है, जिसे माइक्रो तरंग कहा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, सारा चीज का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछाता है कि सूक्ष्म तरंगे के दो गुण लिखिए, दो उपयोग लिखिए, तो वो तो मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये करवा देते हैं। देखो गामा किरण, गामा किरण के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पर आपका दिया गया, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में देखो क्या क्या पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड है, हर टॉपिक पूछता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या पूछता है। इसी प्रकार से सातों तरंग आएगा, अबे जो बताए ना सातों तरंग आएगा। पहला जान लीजिए गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणों में क्या पूछा जाता है, इसका खोज किसने किया है, तो याद रखना है कि बेरकुलर ने किया है। किसकी खोज किसने किया है, तो बेक्यूलर ने किया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बेरकुलर ने किया है। कब खोज किया है, तो 1986 ईस्वी में गामा किरण की खोज हुआ है। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की बात है, अभी का बात है। ठीक है, 1986 में लगभग 30-40 साल हुआ है। आज यानी कि हाल फिलहाल का बात है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये पढ़ना पड़ेगा। 1986 की बात है जब बेरकुलर ने गामा किरण का खोज किया था। खोज पूछा जाता है, और साथ में बिहार बोर्ड में प्यार बच्चों, सिर्फ बिहार बोर्ड में, ठीक है, ये सब पूछा जाता है कि इसका आवृत्ति कितना होता है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है जो इसका तरंग आवृत्ति जो होता है क्या होता है, गामा किरणों का आवृत्ति क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कितना आवृत्ति होता है, तो देखो 10 की घात कितना होता है, 22 तक होता है। ठीक है, 10 की घात से 22 से लेकर के 10 की घात 18 तक होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। देखो सबसे जितना माइनस होगा उतना कर्जा होगा, तो यहाँ पर माइनस देख लो कितना है, 10 की घात -14 और 10 की घात -10 मीटर तक है। तो ये इसका तरंग दैर्ध्य परास हुआ और आवृत्ति परास हुआ, ये दोनों पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और गुण तो एकदम याद करना, दो गुण एकदम का याद रखना हर एक किरण का। ठीक है, ये दो गुण आपको याद रखना है। देखो इनके गुण जो है गामा किरण के, इनके गुण जो है क्या होता है, एक्स किरणों की तरह है। देखो गामा को इस प्रकार से लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। देखो गामा को कोई इस प्रकार से लिखते हैं, तो गामा क्या है समझिए, एक्स के साथ रहने वाला ही होता है। तो जाहिर सी बात है गामा किरणों का गुण एक्स किरणों की तरह होता है। ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपका गामा किरणों की तरह होता है, पूछा भी गया है। तो ये एक्स किरण होता है, इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा गया है। देखो एक्स किरणों का वेदन जो क्षमता होता है सबसे अधिक होता है, किसका, एक्स किरण का। और ये आपका इनकी वेदन क्षमता एक्स किरणों की से बहुत अधिक होती है। देखो गामा किरण जो होता है ना, इसकी वेदन क्षमता एक्स किरणों से अधिक होती है। गुण में आपको लिखना है, क्योंकि परीक्षा में आएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि गामा किरणों का जो गुण होता है क्या होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा गामा किरण का जो गुण होता है एक्स किरणों के गुण से अधिक होता है, इसकी वेदन क्षमता अधिक होता है। ये सब थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उत्पत्ति तो ऑब्जेक्टिव में याद रख सकते हो कि नाविकों में अगर ऊर्जा परिवर्तन होता है, जैसे नाविक में जो होता है, नाविक प्यार बच्चों जो नाविक होता है उसके अंदर अगर ऊर्जा परिवर्तन होता है ना, तो गामा किरण का उत्पन्न हो जाता है। इसका उत्पत्ति का यही कारण है। और गुण देख लो,
ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका गुण देख लो दोबारा से, इसमें गैसों को आयनित कर देता है। और ये किरणें जो होता है धातुओं से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करती है। ये किरणें जो होते हैं धातुओं से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कराती है। अब ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है तो आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, जिससे धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आगे पढ़ना है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और ये किरण जो होता है क्रिस्टल द्वारा परिवर्तित या विवर्तित हो सकती है। ये किरण होता है क्रिस्टल के द्वारा परावर्तित या विवर्तित होती है। ये गुण के तौर पर याद रखना, क्योंकि गामा किरण है प्यारलाल, क्योंकि ये सबसे पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। गुण दो तीन को जरूर याद रखना। आ जाओ उपयोग देख लो। इन किरणों से 200 परमाणुओं के नाभिक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है इसकी उत्पत्ति ही होती है नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण। जो गामा किरण होता है इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो नाभिकों में परिवर्तन होता है ना, तब गामा किरण की उत्पत्ति होता है। तो ये था गामा किरण के बारे में। फिर अगला आपका तरंग क्या था, अगला तरंग था एक्स किरण। देख लो, अगर आपको यकीन ना हो मेरे प्यारा तो देख लो। गामा किरण के बाद एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य, अवराक्त, रेडियो। अब ये सब आपको याद रखना, ये सब परीक्षा में आता है। अब बताएंगे लास्ट में क्या क्या टॉपिक आपके परीक्षा में से आता है। देखो यहाँ पर एक्स किरण देख लो, आवृत्ति परास देखोगे तो इतना आपका दिया गया है। चंद्र की घात 10 के पावर कितना है, तो 10 की घात 10 से लेकर 10 की घात 15 तक हर्ज तक होती है। और तरंग प्राप्त देखोगे तो इतना आपका दिया गया 10। हाँ, ये बिहार बोर्ड में आया है। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है कि 10 की घात 7 तक होती है इसका तरंग प्रास। उत्पत्ति देख लो, तीव्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉन को अचानक मंदित करने पर यह एक्स किरण जन्म लेता है। और परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के क्रम में ऊर्जा में जो परिवर्तन हो जाता है, उससे भी एक्स किरण उत्पन्न हो जाता है। उत्पत्ति आपको ध्यान नहीं रखना है इससे, ठीक है, उत्पत्ति नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका खोज किसने किया है, इसका दोस्तों आवृत्ति परास कितना है, तरंग परास कितना है, और इनके गुण पूछे जाते हैं। इनके किरणों के सभी गुण मौजूद होते हैं। इनमें किरणों के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्स किरण होता है, इनमें किरणों के सभी गुण मौजूद होते हैं एक्स किरण में। और अंत मात्रा अधिक है कि एक्स किरण की भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होती है। और ये आपको याद रखना है कि गामा किरण जो होता है प्यारे बच्चों, एक्स किरण की जो भेदन क्षमता जो होता है, गामा किरण जो होता है जो कि इस प्रकार से आपका होता है, इसके भेदन क्षमता से कम होता है, क्योंकि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरण का होता है। ये याद रखना है। चलो उपयोग वगैरह देख लो, इसको ध्यान रखना। एक्स किरण का तो आपको पता है यूज किसमें किए रखेंगे। ठीक है, एक्स किरण द्वारा क्रिस्टल के और इलेक्ट्रॉनों के कक्षाओं की जानकारी मिलती है। इन किरणों का उपयोग चिकित्सक, रोग निदान में, जासूसी विभाग, इंजीनियरिंग, जैसे कि आप लोग देखते होंगे एसपीडी कमांडो, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी के आगे पीछे लगा रहता है, तो वो क्या एक किरणों का भी यूज लगा रहता है। ठीक है, उसके चश्मे में, वैसा समझिए जासूसी विभाग में भी तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका था एक्स किरण का यूजेस, आपको याद रखना है। आइए पराबैंगनी विकिरण, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है और इससे ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो गुण भी आपको याद रखना है। अब देखो आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है इसमें, उपयोग और गुण। ठीक है, ये सब तो ऑब्जेक्टिव का बात है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा ध्यान रहेगा इतना बस, थोड़ा सा याद रखना। उत्पत्ति आपको नहीं ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे भी नहीं पूछेगा। ठीक है, उत्पत्ति आपका नहीं पूछता, अगला आपको हम बताते हैं। इसका गुण आपको याद रखना, उपयोग याद रखना। देखो पराबैंगनी किरणें क्या होती है, ये कांच के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। पराबैंगनी जो किरणें होती है कांच के द्वारा अवशोषित हो जाती है, और ये किरणें जो होता है क्वार्ट्ज द्वारा बाण विक्षेपित होती है। ये किरणें कांच द्वारा क्या होता है, बाण विक्षेपित हो जाती है। और ये किरणें जो होता है वायुमंडल के अणुओं परमाणुओं को आयनित कर देती है। ये वायुमंडल में उपस्थित अणुओं को क्या कर देती है, ये किरणें जो होता है वायुमंडल के अणुओं परमाणुओं को आयनीकृत कर देती है, जिसके कारण आयन मंडल का निर्माण हो जाता है। और अगला इसका उपयोग देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अध्यक्ष लिखावट, अंगुली छाप, और विज्ञान के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी कार्ड, साथ में पौधा घरों में भी इसका यूज किया जाता है। नहीं, यहाँ पर खाद्य पदार्थों में संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को अगर अच्छे तरीके से रखना है, बेहतर तरीके से टिकाऊ बनाना है, तो पराबैंगनी का भी यूज किया जाता है। और कीमती पत्थरों की पहचान में, जैसे बेहतर के जो कीमत वाला पत्थर होता है, ठीक है, उसके पहचान के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आ जाइए अगला देख लीजिए, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो विजिबल जो लाइट होता है वो देख लीजिए। आवृत्ति आपका इतना से इतना होता है, 10 की घात 14 से लेकर के 10 की घात 14 तक होता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य प्राप्त होता है, ये वाला आपको ज्यादा याद रखना, अगर नहीं भी याद आता है तो ये वाला।
ये खाली पूछता है कि तरंगधार प्रास कितना होता है, 10 की घात -7 याद रखना, इसका 10 की घात 14 प्रास याद रखना आवृत्ति के लिए, बस इतना ही पूछता है बिहार में। ठीक है, उत्पत्ति देख लो, उत्पत्ति तो आपको वैसे भी नहीं पूछेगा। गुण आपका पूछा है, ये किरण मानव नेत्र के लिए दृश्य होता है, दिखने वाला होता है। ये किरण कांच द्वारा बन विक्षेपित होता है, आप लोग भी जानते हो। इन किरणों का परावर्तन अपवर्तन तथा व्यतिकरण होता है, क्योंकि जो दिखेगा उसी का ना परावर्तन विपवर्तन और अपवर्तन पोलराइजेशन सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इन किरणों का विवर्तन और ध्रुवन भी हो सकता है, यानी कि इस किरणों को हम लोग पोलराइज भी कर सकते हैं, विवर्तन कर सकते हैं, तीखे कोण पर मोड़ करके इसको। ठीक है, तो ये सब थोड़ा याद रखना है। इसका उपयोग क्या है कि वस्तुओं को देखने के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये भी आपका हो गया। दृश्य प्रकाश के बाद अवरक्त किरण, इसका तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आवृत्ति जो होता है 10 की घात 15 से लेकर के 10 के 11 तक होता है, और तरंगदैर्घ्य जो परास होता है 10 की घात -7 से लेकर के 10 की घात -3 तक होता है। उत्पत्ति परमाणु और अणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा परिवर्तन के कारण, जैसे कि ये देख सकते हो। चलिए गुण देख लीजिए, किरणों का जो यूज होता है, गुण जो होता है, सेंधा नमक द्वारा बाण विक्षेपित होती है। ये किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इन किरणों के द्वारा प्रवर्तन अपवर्तन और विवर्तन भी हो सकता है, किसके द्वारा? तो अवरक्त किरण के द्वारा। चलो आ जाओ अगला। अगला आपका कहा जा रहा है, देखो इसका उपयोग देख लो, अवरक्त का। इसका उपयोग जो है इनका उपयोग धुआं फोटोग्राफिक में भी होता है, पौधा घरों में। देखो अवरक्त किरण का उपयोग पौधाघरों में किया जाता है। आपके परीक्षा में बड़े बार पूछा जाता है कि पौधाघरों में किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, पौधाघरों में अवरक्त किरण का यूज होता है। ठीक है, चलो आप कंफ्यूज मत करना। आ जाओ, लास्ट आपका है लगता है शायद, नहीं इसके बाद एक और है, ये छठा है। 7 गो तरंग होता है, ये छठा है, सूक्ष्म तरंग है। देखो इसका जो आवृत्ति होता है 10 की घात 11 से 9 तक होता है, और परास देख लीजिए -3 से लेकर के 10 की घात 1 मीटर होता है। ठीक है, उत्पत्ति देख लीजिए, इसका क्रिस्टॉल नली द्वारा होता है। और देख लो इसका गुण, पैराफिन मोम द्वारा बन विक्षेपित होती है, इनका विवर्तन भी हो सकता है। उपयोग देख लो, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। मैं अभी थोड़े देर में दिखाऊंगा बिहार बोर्ड का पैटर्न। ठीक है, क्या क्या पूछा था, कैसा क्वेश्चन कैसा। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है रेडियो संप्रेषण में, परमाणुओं द्वारा अणुओं की संरचना एवं सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो फिर मैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन दिखलाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। अब देखो इसका, देखो आवृत्ति इसको आपको याद रखना, 10 की घात 9 से 4 तक होता है। और इसका देख सकते हो परास होता है 10 की घात -1 से लेकर 4 तक। ये पूछता है रेडियो तरंग का। ठीक है, और देखो इसकी जो उत्पत्ति है दोलित इलेक्ट्रॉन द्वारा होती है। उपयोग देख लीजिए, रेडियो संप्रेषण विशेष उपयोग में। और यहाँ से आप लोग देख लीजिए, हाँ देखिए आप परीक्षा में पूछा कैसे जाता है, देख लो। एक किरण क्या है, इस प्रकार से पूछेगा। एक किरण है क्या, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने किया है। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में रोएंजन या रोटेंसन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कैथोड किरण किसी टंगस्टन धातु से टकराती है, जब टंगस्टन धातु से क्या होता है, टकराती है, तो नया किरण उत्पन्न होता है, जिसे एक्स किरण कहते हैं। याद रखना है गुण, इसका गुण भी याद रखना है, गुण पूछता है। देखो मैंने गुण लिख रखा है क्योंकि पूछा जाता है इसीलिए लिखा है। ये किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ये किरण प्रकाश की तरह कार्य करते हैं। एक्स किरण जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं करवा दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये सब एक्स किरण का उपयोग देख सकते हो, चिकित्सा में किया जाता है, इसका उपयोग जासूसी में किया जाता है, इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी किया जाता है। अगला देख लीजिए, गामा किरणों का उपयोग देख लीजिए, गायनों को आयनित कर सकता है, यह धातुओं को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कराता है, यह क्रिस्टल द्वारा परिवर्तित या विवर्तित हो सकती है गामा। सूक्ष्म तरंग, देखो ये 2022 में आता है। माइक्रोवेव वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं जिनके तरंग दैर्घ्य होता है 1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर के बीच होता है। और इनका उपयोग देखो 1828 में इसका खोज हार्ट्स वैज्ञानिक ने किया था। चलो सूक्ष्म तरंग का दो उपयोग देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग संचार, रेडियो, खगोल विज्ञान, रिमोट, खाना पकाने में भी किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग आजकल के कृत्रिम भूप्रग्रह संचार प्रणाली यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का समझिए देन ये सब है। ठीक है, ये जितना भी आविष्कार हो रहा है ये आधे कल में हुआ है, मतलब कि 50 साल के, 60 साल, 70 साल, 100 वर्ष के आसपास में हुआ है। ठीक है, 100 वर्ष के आस पास में सारा, इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है। देखो टेलीफोन वगैरह आज का क्या है, टेलीफोन हाल में ही आया है, 100 वर्ष हो रहा होगा लेकिन 100 वर्ष के आसपास में आया है। यानी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसका पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक और एक बार आपको मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए, ये चैप्टर में इतना ही खास था, बस ये चैप्टर छोटा है और
काफी ज्यादा पूछा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।